साथियों, आज हम इस वीडियो के अंदर जो राजा हर्षवर्धन थे उनके बारे में बात करेंगे और इनके जो साम्राज्य है, इनकी जो पूरी डायनेस्टी थी उसको समझेंगे। अभी तक हम पिछले वीडियो में गुप्ता जो राजवंश था वहाँ तक आपको बता चुके हैं, क्योंकि ये हर्षवर्धन की जो राजा थे इसकी डायनेस्टी काफ़ी तगड़ी थी, इसलिए हम इसकी जो प्रमुख बातें हैं, प्रमुख जो मुद्दे हैं उसके बारे में साथियों हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हर्षवर्धन का जो राज था वो 606 से 647 ईस्वी के बीच में था। इस राजवंश की जो शुरुआत है वो थानेश्वर से हुई थी। वहाँ से इन्होंने अपनी राज्य व्यवस्था चालू की, जिसको पुष्पभूति राजवंश कहा गया। इसके जो पहले राजा थे वो नरवर्धन थे, इसके दूसरे जो राजा थे वो राज्यवर्धन थे, और इसके तीसरे जो राजा थे वो आदित्यवर्धन थे, और चौथे जो राजा थे वो प्रभाकर वर्धन थे। प्रभाकर वर्धन जो है हर्षवर्धन के पिता थे। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। इनके बड़े जो पुत्र थे उनका नाम था राजवर्धन, जो छोटा जो पुत्र थे इनका नाम था हर्षवर्धन, और इनकी जो पुत्री थी उसका नाम था राज्यश्री। प्रभाकर वर्धन जो थे इस समय जो है जो इनका शासन था उसमें हूण और बहुत सारे जो राजा थे उस समय उनसे उनका युद्ध चलता था। और बहुत ही ये प्रभाकर वर्धन बहुत ही पराक्रमी राजा थे और इन्होंने बहुत ही ताकत से अपने साम्राज्य को स्थापित किया और काफ़ी साम्राज्य को बढ़ाया। अब उसके बाद क्या होता है कि प्रभाकर वर्धन की तबीयत खराब होती है और उसी समय जो है दोबारा हुणों का और इनका जो है हमला शुरू होता है। तो उसमें फिर जो राजवर्धन थे, राजवर्धन को प्रभाकर वर्धन कहते हैं कि आप जो है इनसे लड़ने के लिए जाइए। तो प्रभाकर वर्धन बड़ा पुत्र था, वो लगभग 18 साल 19 साल की उम्र में वो लड़ने के लिए जो है जाता है हुणों से, और जो भी उस समय के जो राजा है जहाँ लड़ाई चलती है उसके लिए लड़ने के लिए जाता है। उसी समय क्या होता है कि इनके पिताजी की प्रभाकर जो वर्धन है उनकी तबीयत खराब हो जाती है, और तबीयत खराब होकर के उनकी जो है मृत्यु हो जाती 605 ईस्वी में। और जैसे ही उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी जो माता थी, माता भी बहुत समझाते हैं, हर्षवर्धन रहते हैं, और मगर उनकी माता सती हो जाती हैं। तो उनकी माता और पिता जो है दोनों जो है खत्म हो जाते हैं। इनकी जो पुत्री थी राजश्री, उसको जो उसकी शादी जो है कन्नौज के जो राजा थे जिनका नाम था गृहवर्धन, तो उनकी पुत्री जो राजश्री की शादी गृहवर्धन के साथ हो जाती है और वो अपने ससुराल में चली जाती है। तो ये फैमिली इस तरीके से होती है। और इस समय क्या होता है कि जब पिताजी की डेथ हो जाती है उसके बाद से राजवर्धन जब लौट के आता है और वो देखता है कि मेरे पिताजी की डेथ हो गई है, माताजी सती हो गई हैं, तो बहुत ही दुखी होता है वो। और जो राजवर्धन था वो योद्धा था, लड़ने में बहुत माहिर था, मगर वो दिमाग की रूप से वो एक सन्यासी टाइप का दिमाग था, उसको दुनिया, मोह, माया, त्याग ये भावना उसके अंदर थी। तो काफ़ी दुखी हुआ, और दुखी होने के बाद उसने कहा कि मैं सब कुछ त्याग दूंगा, मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं बचा। तो उसके बाद से फिर ये घटना घटती है जिसको हमको समझना है कि जो उनकी बहन थी राजश्री, मालवा क्षेत्र का जो राजा था महासेन गुप्त, उसकी 2 पत्नियां थीं। 2 पत्नियों के उसके एक पत्नी का एक पुत्र था जिसका नाम था देवगुप्त, और दूसरी पत्नी थी उसके 2 पुत्र थे जिसका नाम था कुमारगुप्त और माधवगुप्त। तो ये दोनों थे। महासेन गुप्ता जो था वो राजा, उसकी भी इनके साथ दोस्ती थी। तो ये जो दोनों पुत्र थे ये बहुत समय तक हर्षवर्धन के साथ में रहे। जो इसका दूसरा पुत्र है देवगुप्त, ये राजा होता और ये बहुत ही क्रूर टाइप का व्यक्ति था। तो इसने क्या किया कि कन्नौज पे कब्जा करने के लिए जो देववर्मन था उसकी हत्या कर दी। राजवर्धन जब आता है लौट के और ये सब देख के वो दुखी हो जाता है, उसी समय ये घटना घटित होती है कि ये देवगुप्त जो है गृहवर्मन की हत्या कर देता है और राजश्री को जो है बंदी बना लेता है। तो राजश्री क्या है, जैसे तैसे इससे बच के निकल जाती है और जंगलों में चली जाती है। तो ये गुस्सा हो जाता है राजवर्धन, और फिर क्या होता है कि राजवर्धन जो है कन्नौज जाता है
और जो देवगुप्त होता है उसको मार देता है। मारने के बाद वहाँ क्या होता है कि जो देवगुप्त था उसका एक साथी था जिसका नाम था शशांक, जो बंगाल का राजा था, उससे कोई उसकी संधि थी। तो वो क्या है, इसके हाथ जोड़ता है इसको राजवर्धन, क्योंकि नया बच्चा होता है 20-22 साल का, और ये कहता है कि मेरी पुत्री जो है आपके प्यार में पागल है और मैं अपनी पुत्री की शादी आपके साथ करना चाहता हूँ। तो ये क्या है, उसको नहीं मारता है, देवगुप्त को मार देता है, उसको छोड़ देता है। उसके बाद से वो इसको शादी का झांसा देता है, और शादी का झांसा देने के बाद से फिर जब राजवर्धन जो है वापस आता है, वापस आने के बाद से ये शादी के झांसे से ये शशांक उसको बंगाल बुलाता है, और बंगाल बुला करके शादी ना करके उसकी हत्या कर देता है। किसकी? राजवर्धन की। राजवर्धन की हत्या जैसी कर देता है तो ये जब हर्षवर्धन को पता चलता है तो बहुत दुखी होता है। इनका मामा था जिसका नाम था भंडी। भंडी क्या है, बहुत ही जो इनकी माता थी, माता उसको अपने साथ लेके आई थी, 7-8 साल का था वो, तो बहुत ही उसको मामा मानते थे। वो बहुत ही अहम पदों पे, बहुत ही अहम व्यक्ति था वो। तो उसने फिर हर्षवर्धन को बुलाया और हर्षवर्धन को बोला कि अब आप राज्य संभालो, क्योंकि राजवर्धन की भी हत्या हो गई है। तो ये फिर जो है हर्षवर्धन उस राज्य को संभालता है। 16 साल की उम्र में राजा बनता है, और 16 साल की उम्र में राजा बन करके राज्य संभालता है। उसके बाद से फिर वो अपनी बहन जो राजश्री थी उसको बुद्ध भिक्षुओं की मदद से तलाशता है। तलाशने के बाद वो ऐसे जगह मिलती है, मध्य प्रदेश में वैसी बहुत सारे जंगल हैं, तो जहाँ वो सती होने वाली होती है, तो उसको जो है बचाते हैं और उससे मिलते हैं, रोते हैं, और फिर राजश्री को वापस लाते हैं साथ में। और राजश्री को वापस लाने के बाद राजश्री को फिर वापस कन्नौज का राजा बनाते हैं। तो राजश्री ये कहती है कि नहीं भैया, आप ही जो है कन्नौज का राजा बनो, क्योंकि जनता आपको चाहती है। तो पहले इसमें ये बोलते हैं कि आप राजा बनो, पहले मेरे को वहाँ संभालने दो। उसके बाद से हर्षवर्धन के दिमाग में जो राजवर्धन को शशांक ने मारा था, वो गुस्सा उसके अंदर बहुत तगड़ा था। तो हर्षवर्धन का ये टारगेट था कि मेरे को उसको शशांक को कैसे भी करके उससे बदला लेना है। उसके बाद से हर्षवर्धन ने काफ़ी अपने राज्य का भी काफ़ी विस्तार किया, और उसके बाद से उसको मारने के लिए गए। अब उसमें बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो इतिहास स्पष्ट नहीं है ऐसा कि उसको पहली बार में मार दिया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये हर्षवर्धन ने उसको हरा दिया था, कुछ ऐसे बताते हैं कि जब वो पूरी तरीके से नहीं हरा पाया था और जब उसकी मृत्यु हो गई शशांक की, उसके बाद फिर हर्षवर्धन ने उसको बंगाल को जीता। तो मिला जुला करके फिर इसको बंगाल को जीता, और उसके बाद से वापस आता है ये, और फिर ये जो थानेश्वर था, थानेश्वर को की राजधानी को शिफ्ट करता है कन्नौज में, और कन्नौज का जो राज होता है उस वहाँ से ये काफ़ी वहाँ पे डेवलपमेंट करता है, वहाँ पे काफ़ी व्यवस्था बनाता है। तो इस तरीके से हर्षवर्धन का जो राज था फिर वापस स्टेबल होता है, और हर्षवर्धन फिर अपने राज्य में बहुत सारे काम करता है, बहुत सारी ताकत से अपने राज्य को बढ़ाता है, बहुत सारे राज्यों को जीतता है, अपने राज्यों का विस्तार करता है। ये सारी जो है, और हर्षवर्धन बहुत ही ताकतवर राजा था, जिस बात को साथी हमको याद रखना है। तो ये है हर्षवर्धन का जो है बेसिक जो उसकी परिवार की कहानी है साथियों। अब हम ये समझते हैं कि हर्षवर्धन के राज्य की विशेषताएं क्या थी। जैसे मैं आपको पहले से बताते आ रहा हूँ कि हर्षवर्धन के राज्य में भी धार्मिक स्वतंत्रता थी, ये भी धर्मनिरपेक्ष राज्य था। इसमें हिंदू धर्म था, महावीर धर्म था, बौद्ध धर्म था। ये एक्चुअल हिंदू था, और ये जो शिव संप्रदाय था उसका था, इसलिए शिव भक्त था ये। और ये बाद में जो है कुछ लेखक कहते हैं कि बुद्धिस्ट हो गया था, बाकी कुछ ये कहते हैं कि ये बुद्धिस्ट नहीं हुआ था, मतलब बौद्ध धर्म से प्रभावित तो था। इसने बहुत सारे धार्मिक आयोजन और वो करवाए, मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता थी, जिस तरीके से कुषाणों के टाइम में थी, गुप्ता के टाइम में थी, उसी तरीके से हर्षवर्धन के टाइम पे भी सारे धर्मों की जो समय थे सभी धर्मों की स्वतंत्रता थी। आस्तिक और नास्तिक सभी तरीके के दर्शन हर्षवर्धन के समय में भी थे। इस बात के साथ ही हमको ध्यान रखना, जो राज व्यवस्था थी वो उसी तरीके से थी जैसी गुप्ताओं की थी और जिस तरीके से जो मौर्य शासक थे।
इनका जो है राजा प्रमुख होगा, उसकी दंड की व्यवस्था राजा के हाथ में थी। उसके साथ में फिर जिले स्तर पे थी, फिर गांव स्तर की इकाई सबसे छोटी थी। तो इनकी राज व्यवस्था और जो कर की प्रणाली थी वो वही थी जिस तरीके से पहले से थी। और दूसरा ये समझना चाहती कि इस समय में भी जो मनुस्मृति है, राजाओं का जो ब्राह्मणवादी दर्शन है, ये सभी चीज़ें बहुत ही तेज़ी से लागू थी। वर्ण व्यवस्था भी उसी तरीके से लागू थी और सती प्रथा चालू हुई थी। सती प्रथा ऐसा मिलता है कि जो गुप्ता का शासन था उसके आसपास से सती प्रथा का चलन बहुत तेज़ी से हुआ। इसके पहले भी था बताते हैं, मगर बहुत ही कम था इसके बाद से। और सती प्रथा का चलन राजाओं की जो एक कब्जे होते थे, राजा एक दूसरे को मारते थे, उसके बाद से उनकी जो महिलाएं हैं उनके साथ बहुत ही दुराचार करते थे। रानी है और रानी की जो सेविका हैं उनको सबको राजा लाते थे और फिर उनके साथ से तरह तरह से कुकर्म कुकृत्य करते थे और रानियों का तो बहुत ही बुरी तरीके से सुलूक करते थे। तो इस निर्दयता के कारण से ये सती प्रथा का जो है वजूद में आया कि जो स्त्री है वो राजा अगर मर गया तो स्त्री स्वतः जो है आग में कूद करके या अपनी जान दे करके जो है मर जाती थी ताकि उसका वो सारे समस्याओं से बच सके। तो गुप्ताओं काल के शासन काल से राज व्यवस्था का जो विकृत रूप था उसके कारण से सती प्रथा का चलन शुरू हुआ। मगर आगे हमने देखा कि सती प्रथा के चलन में जैसे हर्षवर्धन में उसकी माता सती हो गई, उसके साथ में राजाओं के साथ में ये आम जनता में लागू हो गया, सबसे दुखद हो गया। ठीक है, राजाओं का तो ये था कि उसकी महिला के साथ जो रानी थी उसके साथ राजा दुराचार करता था, इस डर के मारे वो सती हो जाती थी। मगर ये सती प्रथा का चलन आम जनता में आ गया। आम आदमी की भी जो अगर पति की मृत्यु हो गई तो उसके बाद से उसकी पत्नी उसके साथ सती होना है, और इस तरीके से उसका रूप था कि उसके अंदर सत्य आ गया। वो ये जो धर्म के साथ जोड़ के पूरी सती प्रथा को फिर बाद में जब उसको डालते थे तो चिल्लाती थी, तो ढोल बजाते थे, मतलब बहुत ही अमानवीय तरीके का ये पूरा चलन बीच में शुरू हो गया। और आगे कहा गया है कि जब ये मुस्लिम शासक आए उसके बाद भी जो है फिर ये जौहर राजा जो जौहर करती, जैसे हमने पद्मावत फिल्म में देखा, तो जो हिंदू राजा थे जो मुस्लिम शासक है उनके ऊपर कब्जा करते तो उसकी जो रानियाँ थी वो जौहर करती थी, यानी वो अपने आप को आग में कूद जाती थी, ख़त्म कर देती थी अपने आप को। तो ये सारी व्यवस्था थी, ये सती प्रथा और बाकी चीज़ें ये सारी समाज के अंदर ये गलत तरीके, फिर इसके साथ धर्म के साथ जैसी जोड़ा तो ये बहुत ही और विकृत हो गई। तो ये सारी जो व्यवस्था थी महिलाओं की स्थिति उसी तरीके की थी जो मनुस्मृति में बताई गई थी, महिलाओं को पढ़ने के अधिकार नहीं, वो सारी व्यवस्था उसी तरीके से राजा हर्षवर्धन का राज था उसमें चलती रही। एक इसमें जो महत्वपूर्ण बात है जिसको हमको ध्यान रखना है कि जो भूमि दान देने वाली व्यवस्था हमने आपको सतवाहन वंश से बताया, इसके पहले ब्राह्मणों को भूमि दान देने का नहीं था, मनुस्मृति में भी नहीं था। हमने उस समय जो पीछे के जो हम अगर पढ़ते हैं जो उपनिषद या बाकी चीज़ें जो पढ़ते हैं वेदों में, तो उसमें ब्राह्मणों को खाली दान दक्षिणा से ही जिंदा रहना। मगर इसके बाद से भूमि दान देना शुरू हुआ, तो भूमि दान देने के बाद से फिर ये गुप्ताओं में भी भूमि दान देना शुरू रहा और हर्षवर्धन में और ज़्यादा हुआ। और यहाँ तक आते ही मठ मंदिर, जैसे मैंने बताया गुप्ताओं शासनकाल से मंदिर बनना शुरू हो गए, तो मंदिरों के साथ पुजारियों को ब्राह्मणों को गांव के गांव दान में देते थे, और गांव के गांव दान में देने के बाद वहाँ की राज व्यवस्था का राजा वही होता था, ब्राह्मण होता था, और मंदिरों के साथ में बहुत सारी जमीन दी जाती थी, भूदान देते थे। कई गांव मंदिरों के आसपास के 50 गांव 100 गांव ऐसे। तो ये जो भूदान से जो है ये जो सामंती व्यवस्था पैदा हुई, एक राजाशाही के अंदर राजाशाही, ये विकृत रूप हुआ जिसने और डबल शोषण किया। राजा के लिए शोषण हो ही रहा था, और जो जिसका जो मालिक बनता था, जिसको भूमि देते थे, वहाँ से वो भी शोषण करता था जनता का। और आपको देखना है कि ब्राह्मणों का के पास इसके बाद फिर जमीन का मालिक हुए हो, फिर वो सेनाओं में गए, राजा भी बने, वो सारी चीज़ें सीक्वेंस में हुई। तो ये सारी व्यवस्था भूमिदान वाला जो था, भूमिदान के बाद से ये एक अलग तरीके का जो विकृत रूप आया जिसने पूरी सामंती व्यवस्था को जन्म दिया। इसको काफ़ी संख्या में, बड़ी संख्या में ये
हर्षवर्धन के राज में भी ये व्यवस्था थी। इसको हमको ध्यान रखना है। ये भी हमको ध्यान रखना कि जो भूमिदान खाली ब्राह्मणों भर के लिए नहीं थी, बाकी भी जो थे, और इसके साथ में भूमिदान अधिकारियों को भी दी जाती थी। जो मंत्री थे, जो शासक थे, उनको भी भूमिदान दी जाती थी। कई जगह ऐसा है कि कोई मंत्री था, उसने 2 गांव, 4 गांव, 10 गांव ऐसे करके जब ज़्यादा गांव इकट्ठे हो गए तो वापस वो राजा के ऊपर भी जलवा दिखाने लगा, या उसने विद्रोह करके वहाँ से एक अपना राज व्यवस्था सेना बना के वहाँ से लड़ना शुरू कर दिया। तो ये भूमिदान के कारण से बहुत सारी जो अव्यवस्था पैदा हुई वो इसी समय से हुई। अब साथियों, इसके आगे हमको समझना है कि चीन का जो है एक बौद्ध था, बौद्ध भिक्षु था। कुछ जगह यूत्सेन लिखा आ रहा उसका नाम, कुछ जगह जो है हेन सांग करके लिखा आ रहा है। तो ये चीनी था और ये आया जब भारत देश में, तो ये बौद्ध धर्म को समझने के लिए आया। तो हर्षवर्धन से मिलने आया था। हर्षवर्धन कहीं लड़ने के लिए गया था, तो वो दूसरे राज्य में चला गया। वहाँ से फिर हर्षवर्धन ने बुलाया उसको। बुलाने के बाद से फिर उसकी, हर्षवर्धन का वो अतिथि था, काफ़ी समय तक हर्षवर्धन के शासन में रहा और उसी ने इसको पूरी बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, बताया। उसी के वजह से इसका सॉफ्ट कॉर्नर था बौद्ध धर्म के साथ में। कुछ लेखक ये कहते हैं कि बौद्ध धर्म इसने आखिरी में अपना लिया था और इसने धर्म संसद की थी। 630 में इसने धर्म संसद का आयोजन किया था प्रयाग में, और ये सिस्टम ये था कि हर 5 साल में ये होता, जिसमें 20 देशों के प्रतिनिधि आए थे और बहुत बड़ा आयोजन था। और ये हर 5 साल में आयोजन कराते थे और ये सभी धर्मों के लोगों को दान देते थे, बहुत दान देते थे, यहाँ तक कि अपने कपड़े तक भी दान दे देते। जो भी धन इकट्ठा होता था, इनको सभी धर्मों के लोगों को, मंदिरों को, मठों को, बौद्धों को, सबको राजा दान देते थे। तो ये भी इसी ने आयोजित कराया था। उसके बाद से कन्नौज में इसने एक धर्म संसद आयोजित कराई थी, बहुत बड़ी धर्म संसद थी, जिसमें 3000 बौद्ध भिक्षु, 3000 ब्राह्मण, 1000 आचार्य। अब समझ सकते हैं। और ये लगभग ऐसा लगे 1 आध महीने तक चली। ये बहुत बड़ी धर्म संसद थी। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ के जो ब्राह्मण थे उन्होंने देखा कि हर्षवर्धन बौद्ध भिक्षुओं को बहुत ज़्यादा सम्मान है, इनका ये है, तो ये चिढ़ गए और इनने क्या किया कि जो वो चीनी जो था ह्यान सांग, उसको, उसके साथ इन्होंने बदतमीजी की। उसके जो पंडाल में है उसमें आग लगा दी। अब ये जब इसको पता, हर्षवर्धन को पता चला, तो उसको बड़ा बुरा लगा कि ये हमारा अतिथि है, बाहर से आया है, इस तरीके से ने कृत्य किया। तो उसने आके एक्शन लिया और उसमें कहते हैं कि उसने 500 ब्राह्मणों को, कुछ राइटर एक लिखते हैं कि उसने देश निकाला कर दिया था, और कुछ राइटर से कहते थे कि उनको 500 ब्राह्मणों को मार दिया था हर्षवर्धन ने। तो अब इसमें क्या सत्य है? इतिहास में कुछ चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं कि जिसको समझना थोड़ा मुश्किल है, मगर ये एक्शन इसने किया था। तो ये बड़ी धर्म संसद थी। इस कारण के इसके बाद से फिर जो था वो चीनी जो बौद्ध भिक्षु था वो बहुत ही विद्वान था, संस्कृत सीख के आया था, और उसने बाद में बहुत सारी किताबें लिखी है। पूरा इतिहास का जो है बड़ा जो स्रोत है वो इन्हीं की किताबों में जो इन्होंने लिखा जाके कि क्या क्या था वो आज है जिसको हम पढ़ते हैं। तो ये साथियों, ये पूरी व्यवस्था थी कि धार्मिक रूप से ये धर्मनिरपेक्ष था और सभी धर्मों का बौद्ध धर्म के साथ ही इसका अटैचमेंट आखिरी में हुआ था। और ये समझना है कि यहाँ तक भी देखो, हर्षवर्धन 600 ईस्वी में आ गए, हम 607वीं शताब्दी में आ गए। यहाँ पे भी बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म का टकराव चल रहा है। तो ये जो टकराव शुरू से लेकर के विचारधाराओं का टकराव जो है, ये हमारे दर्शन में बहुत पहले से है। और धर्मनिरपेक्ष सोच अलग अलग समुदायों की, हर राजाओं के अंदर ये व्यवस्था रही है कि वो इस तरीके से स्वतंत्र रूप से सारे धर्मों का उन्होंने सम्मान किया है। तो ये साथियों, ये धार्मिक जो पक्ष था वो हर्षवर्धन इस तरीके से था। इस बात को हमको याद रखना है। हर्षवर्धन खुद ही एक कवि थे, लेखक थे। इन्होंने 3 नाटक लिखे जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। एक का नाम है प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ये 3 नाटक थे जो हर्षवर्धन ने खुद लिखे। हर्षवर्धन भी बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति था। तो ये शासनकाल में साथियों कृषि क्षेत्र का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। हमको विकास की प्रक्रिया भी निरंतर, कृषि क्षेत्र का विकास हुआ, मंदिरों का विकास हुआ, कला का विकास हुआ, अलग अलग तरीके से सब क्षेत्रों में विकास हुआ।
मगर यहाँ तक हमको समझना है कि अभी हथियार भाला बर्छे ही थे, यहाँ पे कोई विस्फोटक नहीं था, बारूद नहीं थी। ये एक विकास की प्रक्रिया है जिसको हमको समझते जाना है। राजा जो लड़ते थे उनके पास घोड़े और हाथी और पैदल सेना, भाले और बर्छे यही थे लड़ने के लिए। यहाँ तक भी यही व्यवस्था थी। इसके आगे साथ ही हम इसको चर्चा करेंगे। तो कृषि क्षेत्र का विकास हुआ और भूदानों में मंदिर एक बहुत बड़ी जो है व्यवस्था बने थे। और मंदिरों का जो जैसे ही मंदिर नए नए बने तो मंदिरों से राजसत्ता चलाने का जो है काफ़ी ताकतवर तरीके से राज्य सत्ता के केंद्र थे मंदिर। ये साथ ही हमको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना साथ ही इस समय भूमिहीनों की संख्या काफ़ी बड़ी थी, क्योंकि ये जो गांव के गांव दान लेते थे अब ये उसके मालिक ही हो जाते थे। तो जो भूमिहीन बड़ी संख्या में थे जो खेती करते थे। और दासों वाली जो व्यवस्था थी, जो दासों का हमने इतिहास पढ़ा है, दासों का व्यवस्था यहाँ पर भी था। बड़ी संख्या में दास थे, हर क्षेत्र में दास थे। और दास थे, दासी थीं, जिनका सिर्फ वो हमने इतिहास में जो बताया ये बेचे भी जाते थे। दास दासियाँ बेची भी जाती थी, खरीदी भी जाती थी। एक दूसरे का राजा दान भी देता था। ये काम करने वाले मेहनत कश वर्ग थे, जिनको शूद्र कह दीजिए, दास थे। जितने ओबीसी की जाति है, मनुस्मृति में मैं आपको समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर भी दास और दासियों की परंपरा बिल्कुल हूबहू थी। और इसका बाकायदा ये शोषण का जो व्यवस्था था और तगड़ा हुआ। राजाशाही व्यवस्था में शोषण की व्यवस्था और तगड़ी हुई। ये साथी हमको इसमें ध्यान रखना है। ये साथियों मुख्य मुख्य बातें थी हर्षवर्धन का जो राज था, जो मैंने आपको बताई। और साथी अब हम इस यहाँ बीच में अब ज़्यादा समय नहीं लगाते, क्योंकि राजाओं का इतिहास इसी तरीके से था, इसी तरीके से राज व्यवस्था थी। तो अब हम साउथ का जो राजा रहे उनके बारे में एक वीडियो और बनाएंगे आगे। और उसके बाद से सीधी हम जो हर्ष के बाद और भी राजा रहे, फिर एक कोई बड़ा राजा नहीं रहा। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजा रहे, अलग अलग जो जिस पे कब्जा कर लिया। और उसके बाद से सीधे अब हम जो, क्योंकि 600 ईस्वी में इस्लाम धर्म आ गया था। इस्लाम धर्म आने के बाद से फिर इस्लाम शासक अलग तरीके से हमले कर रहे थे। और उसके बाद से फिर हमारे देश में इस्लाम शासक आना शुरू हुए। तो 1200 इसमें जो है दिल्ली सल्तनत और इस्लाम जो है आए। तो 1200 तक के जो हमारे देश के शासन रहे, तो उसमें जो अलग अलग राजा रहे, मगर राज व्यवस्था कोई बौद्ध धर्म से जुड़ा था, कोई जैन धर्म से जुड़ा था, कोई हिंदू धर्म से जुड़ा था। तो ये जो है 1200 तक का जो इतिहास है, इसी तरीके का इतिहास है। इसलिए अब हम बीच के जो राजाओं का जो चर्चा है उसको छोड़ रहे हैं। दक्षिण भारत के जो राजा थे उनके बारे में चर्चा करने के बाद हम सीधी अब दिल्ली सल्तनत के से अब वीडियो आगे शुरू करेंगे साथियों, जो इस्लाम के बाद है। और हम इसी के साथ में इस्लाम को भी समझेंगे। हम उसके बाद इस्लाम को समझेंगे, इस्लाम के बाद से फिर दिल्ली सल्तनत को समझेंगे कि इस्लाम का उदय कैसे हुआ। और इस्लाम के लोग, इस्लाम के शासक जब हमारे देश पे आए, कब्जा करते हुए लड़ते हुए आए, तो फिर उसके बाद की स्थिति हमारे देश में क्या थी, हम उसके बाद साथी उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अब हम ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और आपको इससे निवेदन करते हैं कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ में साथियों हमारी ये दर्शन की सीरीज है, इसको पूरे सुने। इसमें मनुस्मृति की सीरीज है, उसको सुने। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो हमने इसमें बताई है। और उसके साथ में जो है शेयर करवाने में सहयोग करें, यही हम आपसे निवेदन करते हैं। वीडियो है, हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं साथी। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स, मिलते हैं।